हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सतवीर यादव और मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मौलिक अधिकार, जिसके बारे में लास्ट क्लास में भी हमने बातें की थी मौलिक अधिकार के बारे में और जाना था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और बताया गया था कि मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए दिए गए अधिकार होते हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि मौलिक अधिकारों की जो जननी है वो ब्रिटेन है, जबकि भारत ने मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए हैं। लास्ट क्लास में हमने ये भी बातें की थी कि मौलिक अधिकार जो भारत में लाए गए उसके लिए सबसे पहले जो मांग उठाई गई थी वो 1895 में लोकमान्य तिलक जी के द्वारा की गई, जबकि वर्णन जो देखने को मिला था 1928 के नेहरू प्रस्ताव में हुआ। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष बताया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जबकि उप समिति के अध्यक्ष आचार्य जी बी कृपलानी जी थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक पॉइंटर्स पे बातें की थी और उसमें ये भी हमने जाना था कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं। एक बार फटाफट से रिपीट कर लें उसको। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे 5 हमारे राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हो रहे थे। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त होते हैं, जिसमें आर्टिकल 14, 20 से लेकर के 28 तक आता है। इमरजेंसी में सबसे पहले यहाँ पर निरस्त होने वाला जो आर्टिकल था हमारा आर्टिकल 19 था, जबकि आपातकाल के दौरान भी बना रहने वाला अधिकार था आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। साथ ही हमने ये भी जाना मौलिक अधिकारों के बारे में कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान के भाग 3 में है और भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में वर्णित किए गए हैं। वहीं पे मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से 32 के बीच में उल्लेखित हैं भारतीय संविधान में। जहां प्रारंभ में बात की थी हमने कि प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। अभी वर्तमान स्थिति पे बात करें तो 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं। 7वां जो अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था और इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो वर्तमान में हमारे जो 6 मौलिक अधिकार थे, जिसमें सबसे पहला था समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 पे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार था और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आज हम इन बारी बारी से 1 बाय 1 करके एक एक को जानेंगे, एक एक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर और बात करते हैं आज सबसे पहले अधिकार के ऊपर, जिसका नाम है समानता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी की बात की जा रही है और समानता के अधिकार की अगर हम बात करें तो समानता के अधिकार का जो उल्लेख है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में किया जा रहा है। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में किसका उल्लेख मिलता है हमें? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में समानता के अधिकार का, राइट ऑफ इक्वलिटी की बात की जा रही है, का उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, और 14 से 18 को याद करने के लिए वैसे 1 बाय 1 एक एक आर्टिकल्स हमारे बीच में आ रहे हैं, लेकिन एक बेसिक ट्रिक भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। क्या ट्रिक रहने वाली है जिसके द्वारा हम इसको आसानी से याद कर सकें, समानता के अधिकार में कौन कौन से राइट्स हैं? तो इसके लिए मैं आपके सामने ये ट्रिक लिख देता हूं। आपको याद रखना होगा यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति हम कह सकते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है विभेलो। ओके दोस्तों, नाम है विभेलो और विभेलो से बोला जा रहा है कि विभेलो अस्पृश्यता की उपाधि लो। अस्पृश्यता की क्या लेनी है? उपाधि लेनी है। विभेलो से बोला जा रहा है कि विभेलो अस्पृश्यता की क्या लो? उपाधि लो। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता की उपाधि लो। अब यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले आ रहा है विभेलो और विभेलो में 3 शब्द आ रहे हैं, वि, भे और लो। बस यहीं से हमें पकड़ना है। सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करूं तो 14 में जो बोला जा रहा है कि विधि के समक्ष समानता, किसके सामने है? विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है आर्टिकल 14। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता हो गया। सेकंड वे में आ रहा है, यहां पर वर्ड आ रहा है भे। भे से हमारा तात्पर्य हो जाएगा भेदभाव नहीं होगा। आसानी से याद कर सकते हैं, विधि के समक्ष समानता, भे बोले तो भेदभाव नहीं होगा आर्टिकल 15 में।
वहीं बोला जा रहा है लो से तात्पर्य होता है लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता। और लोक नियोजन की समानता का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 16 में किया जा रहा है। 3 आर्टिकल्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 कह रहा है लोक नियोजन की समानता, आर्टिकल 16 बोल रहा है अस्पृश्यता की समाप्ति, आर्टिकल 17 में। ठीक है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की समाप्ति। वहीं आर्टिकल 18 में बोला जा रहा है उपाधियों का अंत। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया जा रहा है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति कर रहा है। वहीं आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की समानता दे रहा है, 15 में भेदभाव नहीं कर रहा है, 14 में विधि के समक्ष समानता दे रहा है। तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। वापस से सुन लीजिए, विभेद लो, अस्पृश्यता की उपाधि लो, अर्थात विधि के समक्ष समानता, भेदभाव नहीं होगा, लोक नियोजन की समानता, अस्पृश्यता की समाप्ति और उपाधियों का अंत। तो आज हम समानता के अधिकार में सबसे पहले यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 14 है। और आर्टिकल 14 में क्या बताया जा रहा है, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखना है। बोला जा रहा है कि विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता की बात कर रहा है। साथ ही बोल रहा है कि विधि का जो है समान संरक्षण किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 2 बातें कही जा रही है। ठीक है, आर्टिकल 14 जो कह रहा है 2 बातों के साथ में चल रहा है। यहां पर सबसे पहले जान लेना होगा विधि के बारे में। ठीक है, विधि क्या होती है? विधि से हमारा तात्पर्य किससे होता है? विधि से जो हमारा तात्पर्य होगा, विधि की अगर बात करें तो विधि से हमारा तात्पर्य होता है कानून, विधि से हमारा तात्पर्य होता है नियमों से। विधि आप कानून को कह सकते हो, नियम को कह सकते हो, अधिनियम को कह सकते हैं हम, है ना। अधिनियम हो सकते हैं, अध्यादेश हो सकता है। तो ये सभी क्या है? विधि है। कोई अध्यादेश का लाया जाना, कोई अधिनियम का बनना, नियम का बनना, कानून का बनना, या फिर ये सब क्या है? विधि के ही अंश हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विधि के समक्ष समता, मतलब कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, सभी व्यक्ति क्या होंगे? विधि के समक्ष समान होंगे। साथ ही विधि का समान संरक्षण, ठीक है, विधि का समान संरक्षण किया जाएगा। यानी कि हर एक समाज, इस राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान परिस्थितियों में समान बर्ताव करने का भी अधिकार होगा। समान संरक्षण दिया गया है। परिस्थिति लेकिन समान होनी चाहिए। इस वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। परिस्थिति कैसी होगी? समान होगी। तो समान परिस्थिति में समान बर्ताव करने की बात कर रहा है। आर्टिकल 14 2 संकल्पनाएं यहाँ पे बता दी जा रही है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ओके, तो इस चीज को जरूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। 2 बातें कर रहा है। अब ये दोनों की दोनों जो विचारधाराएं हैं बिल्कुल अलग हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही भाव देते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इनका झुकाव था वो किसकी ओर था? नकारात्मकता की ओर था। तो यहाँ पे एक तरफ कहा जा रहा है कि विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है, कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई उच्च होगा, ना कोई निम्न होगा। ठीक है ना। तो कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान बताया गया है यहाँ पे कि सभी लोग समान होंगे, लेकिन कहीं न कहीं हमें समाज के अंदर विभेद देखने को मिलता है। और यही कारण है कि ये दोनों विचारधाराएं अपने आप को अलग करती हैं। कैसे कर रही हैं? देखिएगा, विधि के जो समक्ष समता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो है एक नकारात्मक संकल्पना है। याद रखिएगा दोस्तों, यह एक नकारात्मक संकल्पना है। और यह संकल्पना किस देश से ग्रहण की गई है? भारत में ब्रिटेन से ली गई है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न एग्जाम में बनता रहता है कि विधि के समक्ष समता किस देश से अपनाई गई है? तो भारतीय संविधान में इसको अपनाया जा रहा है ब्रिटेन से। ठीक है, तो ब्रिटेन से ली गई है। वहीं पे अगर मैं बात करूं विधि के समान संरक्षण की, तो विधि का समान संरक्षण कैसी विचारधारा है? यह एक सकारात्मक संकल्पना है। ठीक है, कि समान परिस्थितियों में समान बर्ताव करने की बात कर रहा है। अब परिस्थिति समान नहीं है तो ऐसे में हम समान बर्ताव नहीं कर सकते हर किसी के साथ में। हो सकता है कि एक उच्च वर्ग का हो, एक निम्न वर्ग का हो। अब दोनों के साथ में हम सेम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो समान परिस्थिति होगी, यानी उच्च के साथ में एक लीगल यहाँ पर लोग कि कानून बन रहा है, वहीं पे लोग निम्न के लिए अपना एक विधिक कानून बना दिया जाए, दोनों के लिए अलग अलग।
ठीक है, तो ये एक सकारात्मक संकल्पना की बात कर रहा है। और ये जो विधि का जो समान संरक्षण है, ये जो संकल्पना ली जा रही है, ये ली जा रही है अमेरिका से। ठीक है, तो याद रहे, विधि के समक्ष समता नकारात्मक संकल्पना हो गई, जो कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। जबकि विधि का समान संरक्षण एक सकारात्मक संकल्पना है, जो कहां से ली जा रही है, अमेरिका से। ओके, अब यहां पे बात को समझिएगा, सीधा सीधा बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक या आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से तब तक दंडित नहीं होगा। विधि के समक्ष समानता में इस बात को कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से तब तक दंडित नहीं होगा जब तक कि उसने किसी विधि का उल्लंघन ना किया हो। यदि आपने किसी विधि को तोड़ा ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं किया है, तो ऐसे में आपको किसी प्रकार से कोई दंड नहीं दिया जाएगा, कोई सजा का प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने शारीरिक या आर्थिक रूप से किसी प्रकार का कोई क्राइम किया है, तो ऐसे में आपको विधि क्या करेगी, विधि की उल्लंघन माना जाएगा और विधि उल्लंघन पर आपको दंडित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे बोला जा रहा है कि सभी व्यक्ति बिना किसी विभेद के देश के सामान्य कानूनों से क्या होंगे, शासित होंगे। कोई कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं हो रही है, किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जा रहा है। सभी व्यक्ति इस यानी कि किसी विभेद के बिना इस भारत राज्य क्षेत्र के अंदर हर एक प्रकार के कानूनों को अपना सकते हैं, उन कानूनों को फॉलो कर सकते हैं, तो कानून उनके लिए शासित होंगे। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, यानी कि जो विधि है, हमारा जो कानून है, वो सर्वे सर्वा है। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत सब कुछ होगा। तो आर्टिकल 14 में इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया जा रहा है। साथ ही बोला जा रहा है, अब यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है, विधि जो कानून है सभी के लिए समान रूप से संरक्षित हो रहा है, तो ऐसे में हर एक व्यक्ति को यह सब मिलना चाहिए। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आकर के एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए यहां पर अपवाद भारतीय संविधान में भी लिख दिया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, गवर्नर की बात कर रहा है, राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों की बातें की जा रही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, जिसके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा इस बात को, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 के अंदर क्लोज 1 एंड क्लोज 2, ये दो क्लोज जो बातें कर रहे हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी न्यायालय में कौन कौन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी न्यायालय में क्या नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे, ना ही उन्हें गिरफ्तारी या जेल होगी। पदासीन जब रहेंगे तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ठीक है, गिरफ्तारी नहीं होगी। सिविल मामला है तो भी यहां पर उनको नोटिस देना होगा पहले। ठीक है, गिरफ्तारी या जेल नहीं होगी, ना तो गिरफ्तारी या जेल होगी, ठीक है ना, गिरफ्तारी या जेल नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार की दांडिक कार्रवाई होगी, यानी उनको दंड भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर जेल नहीं होगी, इस चीज को ध्यान में रख लेना। उन्हें किसी भी गिरफ्तारी या जेल नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार की दांडिक कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अपवाद में बताया जा रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है, एक तरफ क्या बोला जा रहा है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। ठीक है ना, विधि का समान समक्ष समानता की और विधि के समान संरक्षण की बात कर रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वंचित नहीं करने की बात कर रहा है कि वंचित किया ही नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर वंचित होगा भी, क्योंकि यहां पर ये अपवाद हैं। इनको मिलने वाली जो विशेष छूट हैं, उन्मुक्तियां हैं, किस किस को मिल रही है, राष्ट्रपति को मिल रही है, राज्यपाल को मिल रही है, साथ ही सांसदों को भी मिल रही है। ठीक है ना, सांसदों के विशेष अधिकार भी दिए जा रहे हैं। आर्टिकल जरूर याद रखें, आर्टिकल 105, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए। साथ ही अगर मैं बात करूं विधायकों के बारे में, तो विधायकों को भी कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 194 के तहत। तो कौन कौन हो गए अपवाद स्वरूप, अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, सांसद हो गए, विधायक हो गए। इसके अलावा कौन होंगे, राजदूत व उच्चायुक्त। तो राजदूत होंगे, उच्चायुक्त होंगे, जो हाई कमिश्नर होंगे वो यहाँ पे आएंगे। और जिन सबको मतलब जो छूट दी जा रही है, राजदूत और उच्चायुक्तों को जो छूट दी जा रही है, वो वियना जो ट्रीटी हुई थी 1961 में, वियना ट्रीटी 1961 के तहत इनको ये विशेष प्रावधान दिए जा रहे हैं, विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं।
ठीक है, उन्मुक्तियां दी जा रही है। इसके अलावा जो भी यूएन एजेंसी के कुछ कैंडिडेट्स होंगे उनको भी विशेष अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सबको मिलने वाली जो विशेष छूट है, ये विशेष छूट आर्टिकल 14 के तहत अपवाद मानी जाएगी। क्लियर है दोस्तों, वापस से सुन लीजिए। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। दो बातें, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। विधि के समक्ष समता नकारात्मक और विधि का समान संरक्षण एक सकारात्मक है। क्लियर है। अपवाद की बात करें तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा सीईटी एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न आया था, ठीक है ना, सीईटी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, इसी आर्टिकल 361 में ही क्लोज संशोधन किया जा रहा है और यहाँ पर मीडिया को भी शामिल किया जा रहा है, ठीक है। मीडिया भी क्या होगी, विशेष अधिकारों के साथ में होगी। मीडिया को मिलने वाली छूट भी आर्टिकल 14 के तहत अपवाद मानी जाएगी। तो राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, मीडिया हो गई हमारी, सांसद हो गए, विधायक हो गए, राजदूत, उच्चायुक्त हो गए, यूएन और उससे संबंधित जो एजेंसी हैं उनके जो मतलब है कि पदासीन जो अधिकारी हैं उनको मिलने वाली जो छूट है वो आर्टिकल 14 के तहत अपवाद मानी जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आर्टिकल 14 की ही बात करूं मैं तो आर्टिकल 14 में क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है। ऐसा नहीं कि हम वर्ग नहीं बना सकते, विधि सबके लिए समान है तो वर्ग नहीं होगा, बिल्कुल वर्ग बना सकते हैं, वर्गीकरण की अनुमति है, लेकिन वर्ग विधायन का निषेध कर रहा है। मतलब सीधा सीधा समझिए कि जो वर्ग होंगे उन वर्गों में आप और अधिक वर्ग नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो वर्गीकरण की तो अनुमति देता है लेकिन वर्गों में वर्ग नहीं बना सकते, वर्ग विधायन का निषेध करता है। और इसके लिए एक चीज़ और अच्छी है जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही प्यारी रहने वाली है, मेनका गांधीवाद 1978, ठीक है। मेनका गांधीवाद कब आया, 1978, और जो कहता है कि जो विधि है, समानता जो है, समानता कैसी है, एक गतिशील अवधारणा है। कैसी अवधारणा है, गतिशील अवधारणा, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार हमारी जो राइट्स हैं, हमारी जो समानता की जो राइट्स हैं, इक्वलिटी की जो राइट्स हैं, उनमें भी चेंजेज होगा और ये होना चाहिए, है ना। गतिशील अवधारणा के अंतर्गत ये होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि समानता का कोई भी नियम यदि हम लागू कर रहे हैं तो समानता का नियम लागू कब होगा, जब समाज में बहुत सारी ढेर सारी क्या पाई जाएंगी, असमानताएं होंगी। तो असमानताएं कब होंगी, जब समय के साथ में चेंजेज आ रहे हैं लेकिन हमारी जो विधि है उसमें बदलाव नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगी, असमानताएं धीरे 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 समाज में व्याप्त होंगी। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि असमानताओं को दूर करने के लिए समानता का नियम लागू होगा और समानता जो है वह एक गतिशील अवधारणा है, लगातार आगे बढ़ने वाली अवधारणा है। वहीं साथ में आपको याद रखना है लीगल सर्विसेज ऑफ अथॉरिटी वाद भी आया है, 2014 का ये मामला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघवाद, या फिर आप लीगल सर्विसेज ऑफ अथॉरिटी वाद के नाम से भी इसको जान सकते हैं, 2014 में आया। और इसमें बोला जा रहा है कि जो परालिंगी हैं, परालिंगी की बात कर रहा है, ट्रांसजेंडर की बात कर रहा है, और कहा जा रहा है कि ट्रांसजेंडर भी विधिक समानता के क्या होंगे, हकदार होंगे, ठीक है। ट्रांसजेंडर को भी विधिक यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए, समानता, कानूनी समानता यहाँ पर मिलनी ही चाहिए। तो कानूनी समानता की क्या है, पात्र होंगे ट्रांसजेंडर भी, इनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि समाज के अंदर दो ही वर्ग यहाँ पे बनाए गए। प्रारंभिक स्थितियों में एक पुल्लिंग बनाया गया, तो एक स्त्रीलिंग है ना, पुरुष और स्त्री दो ही यहाँ पर वर्ग बने हैं, पुरुष और स्त्री वर्ग बना। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर हैं, परालिंगी है, प्रारंभिक अवस्था में ट्रांसजेंडर को कहाँ पे रखा गया, पुरुष कैटेगरी में शामिल किया गया। लेकिन पुरुष कैटेगरी में जब शामिल किया गया उसके बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि इनको समाज वही दीनहीन दृष्टि से देख रहा था, और इसी दीनहीन दृष्टि से बाहर निकलने के लिए इन जो ट्रांसजेंडर हैं, इन ट्रांसजेंडरों ने यहाँ पर मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के पहुँच रहे हैं और यहाँ पर विभेद की यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि हमारे साथ में विधिक समानता नहीं स्थापित हो रही है ना, असमानता व्याप्त हो रही है, क्योंकि समाज इनको उस दृष्टि से देख रहा था। और ऐसी स्थिति में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इस मामले पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर होंगे पुल्लिंग कैटेगरी में काउंट नहीं हो, स्त्रीलिंग में काउंट नहीं हो, इनके लिए एक थर्ड जेंडर बनाया जाए, ठीक है। इनको थर्ड जेंडर घोषित कर दिया जा रहा है, इस बात को समझ लीजिएगा। क्या बना दिया गया, थर्ड जेंडर की संज्ञा दे दी गई, ठीक है ना। जो ट्रांसजेंडर होंगे उनको थर्ड जेंडर घोषित कर दिया गया,
मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड थर्ड जेंडर की इनको संज्ञा दी जा रही है। थर्ड जेंडर बना दिया गया और थर्ड जेंडर बनाते हुए इनके लिए अलग से कानूनी अधिकार भी यहाँ पे दिए गए, जिसके तहत इनके लिए मतलब है कि जो भी एजुकेशन पॉलिसीज होंगी उनमें भी विशेष पात्र माने जाएंगे। साथ ही किसी भर्ती प्रक्रिया के अंदर भी विशेष पात्र होंगे और भर्ती प्रक्रिया के अंदर इनको फिजिकली रूप से फिट मानते हुए, है ना, यहाँ पर मान्यता दी जाए। और ऐसा करते हुए आप सभी को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कांस्टेबल पोस्ट पे पहुँच रही है ना, फिजिकली फिट माना गया और कांस्टेबल बनी थी जालोर की गंगा कुमारी। ठीक है ना, तो भारत की प्रथम, मैं कह सकता हूँ प्रथम किन्नर महिला कांस्टेबल। और प्रथम किन्नर महिला कांस्टेबल जो बनी है उनका नाम है गंगा कुमारी। जालोर की जो गंगा कुमारी है, गंगा कुमारी कहाँ से है? जालोर से। तो जालोर की जो गंगा कुमारी है प्रथम किन्नर महिला कांस्टेबल जो बनी है, इस चीज़ को जरूर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। वो कहीं ना कहीं इस लीगल सर्विसेज ऑफ अथॉरिटी व 2014 के फैसले आने के बाद दिए गए छूट और विशेष प्रावधानों के तहत ही बन पाई है, इससे पूर्व ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। 2-3 बातें यहाँ पर हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। वर्गीकरण की अनुमति दे रहा है आर्टिकल 14। मेनका गांधीवाद कहता है कि समानता गतिशील अवधारणा है। वहीं पे लीगल सर्विसेज ऑफ अथॉरिटीवाद कहता है कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर भी क्या होंगे? विधिक समानता के पात्र होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हैं। तो नेक्स्ट हमारे सामने जो राइट्स आता है, अधिकार आता है, वो आता है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है? वन वर्ड में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 15 में बोला जा रहा है, अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव नहीं होगा। सीधी लैंग्वेज में याद कीजिएगा, आर्टिकल 15 भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव नहीं होगा। किस आधार पर नहीं होगा? तो इस चीज को समझिएगा। यहां पर साफ बोला जा रहा है, आर्टिकल 15 क्लोज 1 में यह बात कही जा रही है कि राज्य, जो राज्य होगा ये किसी भी नागरिक, इस बात को समझिए, राज्य किसी नागरिक, नागरिक की बात कर रहा है, व्यक्ति की बातें नहीं हो रही है। इसका मतलब आर्टिकल 15 सिर्फ किसको प्राप्त हो रहा है? भारतीयों को प्राप्त होता है। ठीक है ना, विदेशी इसकी डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि कल की क्लास में हम बात कर चुके हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 23 केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो आर्टिकल 15 में यह कहा जा रहा है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति, नागरिक के प्रति केवल, बात को समझिए, नागरिक के प्रति केवल, केवल की बात कर रहा है। केवल शब्द यहां पे लगने से, केवल में कुछ पॉइंटर्स यहां पे आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। टोटल बातें हो रही है 5। कौन कौन सी हो रही है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, टोटल 5 आधार। इन 5 आधारों की बात की जा रही है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल इन 5 आधारों पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। मतलब यदि इन 5 आधारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी आधार पर विभेद कर सकता है। एक तरफ बोला जा रहा है कि विभेद नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इंटेंट क्या निकल के आ रहा है कि हाँ 5 आधारों को छोड़ दें तो बाकी आधारों पे हो भी सकता है। इसलिए हमने बोला ना कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही भाव दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इन 5 आधारों पर विभेद नहीं होगा और इन सभी आधारों पर, इन सभी आधारों पर आर्टिकल 15 क्लोज 2 जो बात कहता है इसको समझिए। इन सभी आधारों पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर, किसी भी नागरिक को, कौन से स्थानों की बात कर रहा है? सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। ठीक है ना, राज्य उनको नहीं रोकेगा सार्वजनिक स्थानों पर। इन 5 प्रकार जो आधार बताए गए हैं, कौन कौन से? 5 आधारों की बात करें तो धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से कोई नहीं रोकेगा, वंचित नहीं किया जा सकता।
लेकिन इसके अलावा कोई और आधार है तो ऐसे में रोका भी जा सकता है, वंचित भी किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थान की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक स्थान में कौन आ जाएगा? सार्वजनिक स्थान से हमारा तात्पर्य किससे होगा? सार्वजनिक स्थान। तो सार्वजनिक स्थान में कौन शामिल हो जाएगा? सार्वजनिक स्थान में जैसे कि कुएं हो जाएंगे, तालाब हो गए, बावड़ी हो गई, नदी हो गई, झील हो गई, है ना? कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी, झील, या फिर पार्क हो गया, मंदिर मस्जिद हो गए, चर्च गुरुद्वारा हो गया, भोजनालय हो गया, भोजनालय हो गया, ठीक है ना? पार्क हो गया, भोजनालय हो गया, होटल हो गया, होटल हो गए। तो ये सभी क्या हैं? सार्वजनिक स्थान होंगे। तो इन सभी जगह पर, है ना, इन सभी जगह पर किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा? सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। क्लियर बातें? तो ये चीज जरूर अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। तो आर्टिकल 15 भेदभाव नहीं करने की बात कर रहा है, जिसमें क्लोज 1 सीधा सीधा बोल रहा है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल 5 आधार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। वहीं क्लोज 2 क्या कह रहा है कि किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्लोज क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लोज 3 में साफ साफ बोला जा रहा है कि राज्य चाहे तो, कौन चाह रहा है? राज्य चाहे तो क्या कर सकता है? स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, एक तरफ इतनी अच्छी बातें कर दी गई, उसके बाद में जस्ट यहां पर एक क्लॉज जोड़ दिया गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जो कि क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 का क्या हो गया? अपवाद हो गया। संवैधानिक रूप से यह एक अपवाद यहां पर दर्ज हो गया। कौन सा? कि राज्य चाहे तो स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है ना? ये किसको निर्देशित कर रहा है? राज्य को कह रहा है कि राज्य चाहे तो स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा, विशेष उपबंध कर सकता है। और विशेष उपबंध करते हुए, जैसे कि हम बात करें, स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध यहां पर देखने को मिलते हैं। स्त्रियों की अगर हम बात करें तो स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध क्या देखने को मिलते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महिला आयोग का बन जाना, ठीक है ना, महिला आयोग स्थापित होना, स्त्रियों की बात की जा रही है, महिला थाना स्थापित हो जाना, एक पृथक रूप से महिला थाना का बनना, या फिर यातायात परिवहन के अंदर, यातायात परिवहन में किराए में क्या दे देना? छूट दे देना। ठीक है, किराए में छूट देना, किराए में छूट। तो ये सभी स्त्रियों के लिए यहां पर प्रावधान किए जा रहे हैं। तो राज्य चाहे तो क्या कर सकता है? स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। और यहाँ तो सीधा सीधा जो सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ मामला है वो क्या है? यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बम्बई जो वाद आया, ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 1954 के अंदर, यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बम्बई राज्यवाद। और इस वाद के अंदर सीधा सीधा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया, स्पष्ट क्या हो रहा है कि जार क्रम में, किसमें? जार क्रम में महिला दोषी नहीं होगी, जार क्रम में महिला का दोषी ना होना। ठीक है ना? जार क्रम में महिला का दोषी ना होना, ये स्पष्ट कर दिया जा रहा है यहाँ पे कि जार क्रम में महिला दोषी नहीं होगी, जार क्रम में केवल पुरुष दोषी है। जबकि आपराधिक स्थिति देखें तो दोनों समान है। जार क्रम से हमारा तात्पर्य हो गया कि यदि कोई महिला, है ना, विवाहित कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ में क्या कर रही है? संबंध स्थापित करती है, अपनी मर्जी से संबंध स्थापित कर रही है। और ऐसे में अगर दोनों के बीच में अगर दोषी की अगर हम बात करें, अगर दोषी की बात करेंगे तो यहाँ पर महिला दोषी नहीं है, केवल कौन दोषी होगा? पुरुष दोषी होगा। ठीक है ना? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पे आ रहा है यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बम्बई वाद के दौरान। क्लियर है दोस्तों? तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो ये भी क्या है?
स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष उपबंध है, आर्टिकल 15 क्लोज 3 जो स्पष्ट कर रहा है, टिप्पणी दे रहा है यहाँ पे भारतीय संविधान में। तो ऐसे में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने की बातें हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 93वें संविधान संशोधन के बारे में, और 93वां संविधान संशोधन 2005 क्या कहता है, 2005 के तहत क्या किया गया, बच्चों को विशेष उपबंध दिया गया, और बच्चों को विशेष उपबंध देते हुए शिक्षण संस्थाओं में बालकों के लिए क्या किया जा रहा है, 25% सीटें, है ना, आरटी की बात की जाए, राइट टू एजुकेशन के तहत, ठीक है, आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत 25% जो सीटें होंगी ये क्या कर दी जा रही हैं, आरक्षित की जा रही हैं। ठीक है ना, आरक्षित की जा रही हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं में भी ये सीटें आरक्षित होंगी, 25% सीटें आरक्षित बालकों के लिए होंगी। ठीक है ना, ये बालकों को दी जा रही हैं। जो भी मतलब है कि यहाँ पर क्या है, गरीब यहाँ पर परिवार से कोई बच्चा है, फीस प्रॉपर दे नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग है कि जो गरीब बालक होंगे उनके लिए यहाँ पर सीटें आरक्षित करने की बातें भी हो रही हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जरूर आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से हम बात करें नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर चलें, तो आर्टिकल 15 जो क्लॉज 4 है ये क्या कहता है, इसको भी समझ लीजिए। जहां आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो कि मूल संवैधानिक रूप से रखा गया था कि महिला व बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जाएगा, वहीं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए क्या किया जाएगा, विशेष उपबंध किया जाएगा, विशेष उपबंध किया जाए। जो भी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ी जो जाति हैं, इनके लिए विशेष उपबंध किया जाए। तो विशेष उपबंध किए जाने की बात कर रहा है आर्टिकल 15 क्लोज 4 में। तो आर्टिकल 15 क्लोज 4 इनको निर्देशित कर रहा है। एक तरफ बोल रहा है कि केवल 5 आधार पर विभेद होगा, लेकिन इन 5 आधारों में भी सामाजिक शैक्षणिक आधार पर अगर पिछड़ा वर्ग है तो भी, चाहे फिर वो किसी धर्म से हो, जाति से हो, वर्ग से हो, लिंग से हो, उनको भी यहां पर क्या मिलेगा, विशेष उपबंध किया जाएगा। वहीं बात करूं मैं यहां पे कुछ बातें और भी हमारे बीच में आ रही हैं, और बातें क्या आ रही हैं कि चंपाकम दोराई बनाम मद्रास राज्यवाद, ये मामला जरूर आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चंपाकम दोराई बनाम मद्रास राज्यवाद 1951 का ये मामला है, जिसमें बोला गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में विभिन्न जाति समूहों के लिए विशेष प्रावधान क्या होगा, असंवैधानिक ठहराया गया। ठीक है ना, इन सभी के अंदर अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये असंवैधानिक होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहा है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1993 का जो मामला आया, उसमें क्या बोला जा रहा है कि पिछड़े और अधिक पिछड़े में, पिछड़ा है या फिर उससे भी ज्यादा पिछड़ा अगर कोई वर्ग है तो वर्गीकरण कैसा होगा, संवैधानिक होगा। उच्च के लिए बात नहीं कर रहा है, विभिन्न जाति समूह के लिए यहां पर बात कर रहा है, यहां पे मना कर रहा है इंजीनियरिंग और कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत। लेकिन यहां पे आने के बाद में वो कह रहा है कि यहां पर वर्गीकरण पिछड़ा या अधिक पिछड़ा है तो वर्गीकरण संवैधानिक होगा। बस एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाए। बड़ी ही अच्छी बात यहां पे लिख दी गई, क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाए, एक निश्चित यहां पर आय सीमा का निर्धारण कर दिया जाए। ठीक है ना, कि इस निश्चित आय सीमा से यदि ऊपर है तो फिर ये सब नहीं किया जाएगा, है ना, विशेष उपबंध नहीं किया जाएगा। लेकिन आय सीमा से अगर नीचे है तो उसको इसका लाभ दिया जाएगा, और इसका लाभ यहाँ पर दिया जाए। तो और वर्तमान में क्रीमी लेयर की जो कैटेगरी है वो उसके लिए 8 लाख की राशि तय की गई है। ठीक है ना, ये जरूर अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख का रख दिया गया है प्रावधान। नेक्स्ट आगे बढ़े, और यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है आर्टिकल 15 क्लोज 5 में क्या कह रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विधि द्वारा राज्यों को विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। ठीक है ना, नहीं रोकेगी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान में रख लेना, ऐसा कोई भी प्रावधान बन रहा है, ऐसी कोई भी विशेष उपबंध किया जा रहा है, वो विशेष उपबंध आर्टिकल 30 क्लोज 1 के तहत शिक्षण संस्थाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। ठीक है ना, ऐसी शिक्षण संस्थाओं को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 30 क्लोज 1 में जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पे अल्पसंख्यक कैटेगरीज की बातें की जा रही है। तो अल्पसंख्यक कैटेगरीज के तहत स्थापित जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो यहां पर शामिल नहीं होंगी। ओके जी, नेक्स्ट आगे बढ़िए।
आर्टिकल 15 क्लोज 6 क्या कहता है? क्लोज 6 जो कि 103वें संविधान संशोधन के तहत यहां पे प्रावधान आ रहा है, और 103वें संविधान संशोधन के तहत यहां पर स्पष्ट कर दिया जा रहा है कि राज्य नागरिकों को आर्थिक रूप से, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन 2019 की बात की जा रही है कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग है, दुर्बल वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा। और विशेष उपबंध करते हुए आपको पता होगा कि जो सवर्ण जातियां हैं, इन सवर्ण जातियों में जो क्रीमी कैटेगरी से बाहर हैं, क्रीमी कैटेगरी में जो नहीं पहुंचते हैं, ऐसे जो वर्ग हैं सवर्ण जातियों के, ऐसे वर्ग जो क्रीमी कैटेगरी में नहीं पहुंच रहे हैं, उनको क्या किया जाए? 10% आरक्षण, है ना, 10% आरक्षण की बात कर रहा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात की जा रही है, 10% आरक्षण यहां पर दिया जाएगा। लेकिन यह मामला किस पर लागू नहीं है? अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। ठीक है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न बनेगा। आर्टिकल 15 क्लोज 6 जरूर याद रखिएगा, 103वां संविधान संशोधन। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो होगा, आर्थिक रूप से पिछड़ा कौन सा वर्ग होना चाहिए? सवर्ण जातियां होनी चाहिए, और सवर्ण जातियों के लिए 10% आरक्षण की बात की जा रही है। तो टोटल 6 क्लोज यहां पर आते हैं आर्टिकल 15 में। ठीक है, आर्टिकल 15 में टोटल क्लोज आ गए हमारे पास में 6। इनको वापस से देख लीजिए, 6 क्लोज में क्या बोल रहा है। सबसे पहला जो क्लोज कह रहा है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। क्लोज 2 कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। क्लोज 3 स्त्रियों, बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने की बात कर रहा है। क्लोज 4 की अगर मैं बात करूं तो क्लोज 4 में बोल रहा है कि सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से अगर पिछड़े जो वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजातियां हैं, उनके लिए विशेष उपबंध होगा। वहीं पे क्लोज 5 की अगर बात करें तो क्लोज 5 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े नागरिक हैं, जो जातियां हैं, उनके लिए विधि द्वारा राज्यों के लिए विशेष उपबंध करने की बात कर रहा है। और लास्ट क्लोज में बोल रहा है कि जो सवर्ण जातियां हैं, आर्थिक रूप से अगर पिछड़ी जो सवर्ण जातियां हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आर्टिकल 15, भेदभाव नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 16, और आर्टिकल 16 में बोला जा रहा है कि लोक नियोजन की समानता। ठीक है ना, लोक नियोजन की बात कर रहा है, इक्वलिटी ऑफ पब्लिक प्लानिंग की बात कर रहा है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ पब्लिक प्लानिंग की बात कर रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है कि लोक नियोजन की समानता, या फिर यूं कहें कि लोक पदों में किसकी समानता दे रहा है? अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, सभी व्यक्तियों को समानता होगी। ठीक है, तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए क्या होगी? अवसर की समानता। अच्छे से समझिएगा, क्या बोल रहा है? किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए बात कर रहा है। नागरिकों की फिर से बातें आ रही है, 15 और 16 नागरिकों की बात की थी मैंने। नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है ना, अवसर की समानता दी जाएगी। और अवसर की समानता में यहाँ पर क्लोज 2 में इसी बात को आगे बढ़ा दिया जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास और उद्भव, वहां पे बातें आ रही थी, आधार आ रहे थे 5। आर्टिकल 15 में 5 आधार, वहीं आर्टिकल 16 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास, उद्भव, टोटल आधार हो गए 5 और 2 7। यहां पे 7 आधार लिए जा रहे हैं, या बोला जा रहा है कि इन 7 आधारों पर या फिर इनमें से किसी आधार पर यदि कोई नागरिक क्या है? अपात्र नहीं होगा। किसके लिए अपात्र नहीं होगा? लोक पदों में अवसर की समानता के लिए अपात्र नहीं होगा। इन सभी आधारों पर अपात्र नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का विभेद किया जाएगा। ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई विभेद यहां पे नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, साफ साफ शब्दों में यहां पर फिर से आगे बात कह दी जा रही है, और एक अपवाद यहां पर क्रिएट हो जाता है। आर्टिकल 16 क्लोज 3, जिसमें बोला जा रहा है कि संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगा जो राज्य के अधीन लोक नियोजन में उस राज्य क्षेत्र में निवास की अपेक्षा रखती है। तो क्या कर सकता है? संसद यहां पर विधि बना सकती है, और विधि बना करके किसी भी
है ना, राज्य क्षेत्र के नागरिकों को इस निवास संबंधी जो विभेदता है इसके अंतर्गत रख सकती है। यानी कि सीधा सीधा बात कहें तो निवास के आधार पर विभेद हो सकता है, क्योंकि भेदभाव कितने आधारों पे नहीं होगा, सिर्फ 5 आधारों पे। इसका मतलब निवास के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। तो निवास के आधार पर विभेद संभव है, ठीक है ना। तो निवास के आधार पर विभेद वर्जित नहीं होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। निवास के आधार पर विभेद होता है और यही कारण है कि किसी लोक पद के अंदर किसी बाहरी राज्य के जो नागरिक होते हैं, किसी दूसरे राज्य की जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें एक निश्चित, है ना, निश्चित रिजर्वेशन के साथ में, निश्चित आरक्षण के साथ में ही पार्टिसिपेट होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जैसे कि वर्तमान में 5% आरक्षण की जो कैटेगरी जो चल रही है कि 5% जो सीटें होंगी रिजर्व होंगी वो बाहरी क्षेत्र के लिए होंगी, लेकिन 95% जो सीटें होंगी वो संबंधित स्टेट के नागरिकों के लिए होती हैं। तो निवास के आधार पर विभेद संभव है। वहीं आर्टिकल 16 क्लोज 4, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 16 के अंदर लोक पदों में अवसर की समानता में आर्टिकल 16 क्लोज 4 जो सीधे सीधे तौर पे बोल रहा है कि राज्य पिछड़े नागरिकों जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है, ऐसा वर्ग जिसका राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य उसके लिए क्या करेगा, राज्य उसके लिए आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। तो राज्य ऐसे वर्ग के लिए क्या करेगा, आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। बस एक चीज ध्यान में रखी जाए कि वह जो वर्ग होगा वो वर्ग क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन पिछड़ा होना चाहिए। किस आधार पर पिछड़ा होगा, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से। तो वर्ग सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो, या फिर हम बात करें राज्य के अधीन जो पद हैं उन पदों पर संबंधित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। ठीक है, वर्ग पिछड़ा होना चाहिए। पिछड़ा किस आधार पे होगा, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। या फिर सेकंड जो वर्ड बोल रहा है कि संबंधित राज्य के अंदर अधीन जो पद हैं उन पदों पर उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व यदि नहीं है तो ऐसे में उसे आरक्षण का लाभ दिया जाए। ठीक है ना, आरक्षण के लिए आधार जो बनाया गया, आरक्षण दिया जाएगा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से। लेकिन यहां पर एक चीज और अच्छे से जान लेना है, आरक्षण की अगर बात करें तो आरक्षण में ये संविधान संशोधन जरूर ध्यान में रखिएगा, 77वां संविधान संशोधन है। और 77वां संविधान संशोधन 1995 क्या कहता है, 77वां संविधान संशोधन 1995 यहाँ पे बोल रहा है कि पदोन्नति में भी क्या दिया जाएगा, आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। ठीक है ना, पदोन्नति जब होगी तो उस पदोन्नति के अंदर भी, प्रमोशन के अंदर भी आपको क्या दिया जाएगा, आरक्षण। ठीक है ना, आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। लेकिन एक चीज अच्छे से ध्यान में रखनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन आ रहा है, इंदिरासानी वाद बन रहा है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा है कि जो आरक्षण की अधिकतम सीमा है वो सीमा कितनी होगी, 50% होगी। ठीक है ना, लेकिन 50% के बाद भी क्या बोल रहा है, किसी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है कि बढ़ा नहीं सकते, 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक 69% के साथ में आरक्षण है, 50% नहीं है। राजस्थान में 59% पहुंच चुका है। ठीक है ना, 59% के साथ में राजस्थान में चल रहा है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि आरक्षण ऐसा लग रहा है कि किसी वर्ग को अभी अछूता रह रहा है, कोई वर्ग उस लिमिट तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसे पर्याप्त संसाधन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो आर्टिकल 16 क्लोज 5 हमारे बीच में आता है। 16 क्लोज 5 क्या कहता है, इसको भी समझिएगा। यहां पर साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि राज्य को ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, राज्य ऐसी किसी भी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा जो अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के लिए है। ये बात हमने आर्टिकल 15 पे बात की थी। आर्टिकल 16 में भी इसी बात को निर्देशित किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 30 के तहत जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो सभी अलग रहेंगे, उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा आर्टिकल 16 के तहत। ठीक है, वहीं आर्टिकल 16 क्लोज 6 जो 15 क्लोज 6 में स्पष्ट था उसी प्रावधान को यहाँ पे लागू किया जा रहा है। 103वां संविधान संशोधन, जो दुर्बल जो वर्ग होंगे, सवर्ण जातियों की जो दुर्बल कैटेगरी होगी, ईडब्ल्यूएस वाले जो होंगे, उनको 10% आरक्षण देने की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो चीज़ हमें जान लेनी होगी और जानना होगा हमें पिछड़ेपन के बारे में, कि पिछड़ेपन को आरक्षण के संबंध में कुछ विभिन्न जो प्रयास किए गए हैं समय के साथ में, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, ओबीसी कैटेगरीज की बात कर रहा है और ओबीसी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर जो प्रयास किए गए हैं समय समय पर वो क्या हैं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान जो ओबीसी कैटेगरी है एक सबसे बड़ी जो कैटेगरी है भारत के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 52% पॉपुलेशन आती है। 52% पॉपुलेशन है, लेकिन आरक्षण जो है ओबीसी के लिए बहुत ही नगण्य है, कम है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण नहीं है। वैसे आरक्षण तो काफ़ी है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में जो अन्य कैटेगरीज को दिया जा रहा है उस आधार पर नहीं है। और इसी के लिए यहाँ पर कुछ समय समय पर यहाँ पर कुछ आयोग स्थापित हुए, कुछ प्रयास किए गए हैं। उन प्रयासों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया था ओबीसी कैटेगरीज के लिए वो हो रहा है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था 1953 में। और ये जो आयोग गठित हुआ था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं, क्योंकि काका कालेलकर साहब इस आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो काका कालेलकर आयोग क्या कहता है, इसने बिल्कुल जब अध्ययन किया तो वहाँ पे पाया कि यहाँ पर पिछड़ेपन के अंतर्गत कौन आती है, महिलाएं आती है। तो काका कालेलकर आयोग ने महिलाओं को यहाँ पर पिछड़ा माना था, ठीक है, लेकिन ये सिफारिशें लागू नहीं हो पाई थी। यही कारण है कि यहाँ पर द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। और द्वितीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था ये 1979 में गठित हुआ था, जो कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल साहब की अध्यक्षता में गठित हुआ था। और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित होने के कारण ही इस द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हम मंडल आयोग भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मंडल आयोग। तो मंडल आयोग भी कह सकते हैं इसे, जैसे कि 1953 में जो आयोग आया उसको हम काका कालेलकर आयोग के नाम से संबोधन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर मंडल आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर वीपी मंडल की अध्यक्षता में जो गठित हुआ, जिसमें 1980 में इस आयोग ने, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, रिपोर्ट प्रतिपादित की थी। और इस रिपोर्ट को 1989 में, बड़ा ही प्यारी चीज़ ध्यान में रखना, वीपी सिंह सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। 1979 में वीपी मंडल आयोग गठित हो रहा है, 1980 में अपनी रिपोर्ट देता है, 1989 में दी गई रिपोर्ट को यहाँ पर वीपी सिंह सरकार के द्वारा प्रभावी किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन इसे लागू करने की अगर बात आए तो इसे लागू किया गया था पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, ठीक है, लागू किया जा रहा है पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा इसे लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों, ये जरूर अच्छे से ध्यान में रखना। 3-4 पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है। 1979 में गठित हो रहा है, 80 के अंदर अपनी रिपोर्ट दे रहा है, 89 में इससे स्वीकार किया जा रहा है वीपी सिंह सरकार के द्वारा, और पीवी नरसिम्हा राव सरकार इसे लागू कर रही है। इसी से रिलेटेड जब इसे लागू किया जा रहा है पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, तो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है, और इसी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे मामले को नाम दिया गया है इंदिरा साहनीवाद। और इंदिरा साहनीवाद 1993 में आ रहा है, जिसे मंडल आयोग मामले के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो कहा गया कि पिछड़े वर्ग को जो दिया गया, जो 27% जो आरक्षण था, कि पिछड़े वर्ग को कितना % आरक्षण दिया जाए, 27% जो आरक्षण दिया जाए, तो इस आरक्षण को कार्यकारी आदेश द्वारा विधि मान्य माना गया था यहाँ पर, क्योंकि चुनौती दी गई थी कि ये आरक्षण नहीं मिलना चाहिए इतना। लेकिन यहाँ पर चुनौती देने के बाद में कार्यकारी जो आदेश आया उसमें इसे बिल्कुल लीगल माना गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि बिल्कुल सही है, 27% जो आरक्षण दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आरक्षण अवसर की समानता का अपवाद नहीं। आरक्षण मिलना, आरक्षण किसी भी वर्ग को आरक्षण देना अवसर की समानता का क्या नहीं है, अपवाद नहीं है, बल्कि क्या है, उदाहरण है, होना चाहिए, ठीक है। समाज का कोई ऐसा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है उसे समाज में आगे आने का अधिकार है, उसे आगे बढ़ने का अधिकार है, और ये मिलना उसे चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। मूल रूप से 3 पे हमने बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी काका कालेलकर आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, नंबर 2 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग या मंडल आयोग, और इसे मंडल आयोग मामले की बात करें तो 1993 में आया इंदिरा साहनीवाद के रूप में, ठीक है दोस्तों, जहां पर स्पष्ट किया गया था इंदिरा साहनीवाद के अंतर्गत ही कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50%, लेकिन बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही यहाँ पर आरक्षण केवल वर्ग पिछड़ा है तो ही दिया जाए, इस बात को भी स्पष्ट किया गया था। लेकिन इंदिरा साहनीवाद में एक बात और कही गई थी कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन इंदिरा साहनीवाद में दिए गए इस निर्णय को बदला जा रहा है 77वें संविधान संशोधन 1995 के तहत, और पदोन्नति में भी क्या कर दिया गया, आरक्षण दे दिया गया था। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें 2 आर्टिकल्स जो मैंने पहले बोला ना कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में वर्णित पिछड़ा आरक्षण आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में समान नहीं है। पिछड़ेपन का आधार जाति या आर्थिक स्वरूप नहीं होगा, पिछड़ापन किसी भी आधार पे हो सकता है, ठीक है ना। वहीं पे 103वां संविधान संशोधन के तहत एक कमेटी बनी है रामानंद समिति की रिपोर्ट के आधार पर, क्रीमी लेयर से निम्न यदि कोई है तो उसे पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया गया है, और क्रीमी लेयर की जो कैटेगरी है वो 8 लाख आपको बता दी गई है, ठीक है दोस्तों।
तो ये बात हुई आर्टिकल 16 पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो हमारा समानता के अधिकार में अगला आर्टिकल आता है 17। और आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी या छुआछूत की क्या कर रहा है, समाप्ति। अस्पृश्यता या छुआछूत की समाप्ति है, विशेष रूप से ध्यान दे लेना। अस्पृश्यता या छुआछूत की क्या की जा रही है, समाप्ति। और सबसे बड़ी बात कि आर्टिकल 17 जहां आर्टिकल 14 में बोला गया था कि विधि के समक्ष समानता, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक इन सबको मिलने वाली छूट, वहीं पे आर्टिकल 15 भेदभाव नहीं होगा, लेकिन स्त्रियों और बच्चों को मिलने वाले, है ना, अपवाद में यहाँ पर शामिल कर दिया गया, मिलने वाले विशेष उपबंध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन की समानता, लेकिन ठीक है ना, पिछड़े वर्गों को क्या दिया जाए, आरक्षण। लेकिन आर्टिकल 17 में ऐसा कोई भी, है ना, ऐसा कोई भी वो नहीं है, कोई परंतुक नहीं है। तो आर्टिकल 17 का कोई परंतुक नहीं है, कोई परंतुक नहीं है, यह एक आत्यांतिक होगा। ठीक है ना, यह जो राइट है आर्टिकल 17 जो है एक आत्यांतिक अधिकार है जिसका कोई भी परंतुक नहीं है। ठीक है ना, और इसी अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, और प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, 1955 में अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम पारित किया गया था। बड़ी अच्छी बात यहां पर लिख दी जा रही है, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम कब लाया गया था, 1955 में लाया गया। और इसी का नाम बदल करके 1976 में, साल 1976 में इसी का नाम बदल के क्या किया गया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसी का नाम बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया था। आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1976 में। ठीक है, तो 1976 में ये लाया जा रहा है। तो एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955, या फिर प्रश्न कर दे कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो 1976 में लाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और इनके लिए जो संरक्षण अधिनियम है 1989 में लाया जा रहा है। ठीक है ना, जाति और जनजातियों के संरक्षण हेतु 1989 में अधिनियम आ रहा है और संरक्षण अधिनियम लाया गया था। लेकिन इस अधिनियम में मार्च 2018 के अंदर क्या हो रहा है, कार्यपालिका आदेश द्वारा विशेष प्रावधानों को भी शामिल किया गया था, बाद में कुछ चेंजेस किए गए थे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लेना, सीधा सीधा प्रश्न बन जाए कि SC/ST संरक्षण अधिनियम कब लाया गया है, तो SC/ST संरक्षण अधिनियम 1989 में आया है। 3 अधिनियम ध्यान में रखें, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 और SC/ST संरक्षण अधिनियम 1989। 1989 में जो लाया गया, 2018 में इसमें संशोधन हो रहा है, कार्यपालिका आदेश के द्वारा संशोधन हो रहा है, कुछ प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। प्रावधानों में जैसे कि आरोपी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, अग्रिम जमानत की मंजूरी मिल चुकी है, जांच उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा या गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक द्वारा ही की जाए। ठीक है ना, एक जाँच होगी जो कि कम से कम एक क्या होनी चाहिए, उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात की जा रही है आर्टिकल 17 में। वहीं पे लास्ट एंड फाइनल अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 18 की तरफ बढ़ूं, और आर्टिकल 18 में बोला जा रहा है उपाधियों के अंत की बात कर रहा है, उपाधियों का अंत किया जा रहा है। जो टाइटल्स दिए जाते हैं टाइटल्स ना दिए जाएं, क्योंकि टाइटल्स देंगे तो समाज में असमानता व्याप्त होगी, और इसी असमानता को समाप्त करने के लिए टाइटल्स की समाप्ति करने की बात की गई आर्टिकल 18 में। लेकिन 2 जगह पर ये टाइटल्स दिए जाएंगे, उपाधियां दी जाएंगी, पहला शिक्षा में, नंबर 2 सेना में। शिक्षा व सेना को छोड़कर के बाकी क्षेत्रों में उपाधियों का वर्जित किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि आर्टिकल 18 एक निर्देशात्मक अधिकार है, सिर्फ क्या है, निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। ठीक है ना, आदेशात्मक नहीं है। उपाधियों का अंत होते हुए भी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लेनी होगी हमें कि उपाधियों का अंत कर दिया गया भारतीय संविधान में, उसके बावजूद 1954 में यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री। ठीक है ना, ये लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये उपाधियाँ नहीं हैं। जब इस मामले को लेकर के बात की गई, क्योंकि 1977 के अंदर मोरारजी देसाई सरकार ने इसको बंद किया था, और जब बंद किया गया तो यहाँ पर फैसला आ रहा है कि भैया ये उपाधि नहीं है, ये क्या है, पुरस्कार हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री जो हैं ये क्या है, पुरस्कार हैं, इसलिए इनको वापस से शुरू किया जाए। और ऐसे में 1980 के अंदर इंदिरा सरकार ने इनको वापस से क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उपाधियाँ नहीं दी जाए, समाज में विभेद पैदा होंगे, इसीलिए ये सब यहाँ पर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई भारतीय व्यक्ति किसी बाहरी क्षेत्र से उपाधि लेना चाहता है तो क्या वो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। या फिर कोई बाहरी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, किसी अन्य देश से उपाधि, बाहरी व्यक्ति है, बाहर से कहीं उपाधि लेना चाहे, लेकिन भारत में अगर लाभ के पद पर भी वह शामिल है,
तो भी ऐसे में उसे उपाधि नहीं लेनी होगी जब तक कि राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता। ठीक है दोस्तों, तो ये बात जरूर आपको अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। तो इसी के साथ में ये हमारा पहला जो राइट है समानता का अधिकार, ये यहाँ तक बातें हो रही है हमारी। एक बार फटाफट से हम इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, वापस से देखिएगा। समानता का अधिकार, आज का हमारी क्लास का जो टॉपिक था वो समानता का अधिकार था। ठीक है, और समानता के अधिकार में जो बातें की थी हमने, समानता के अधिकार में जो हमारी बातें स्टार्ट हुई हैं वो कहाँ से बातें हुई हैं? ये बातें जो हमने की है समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में बताया गया था। 14 से 18 को याद करने का मूल मंत्र क्या था? विभे लो, अस्पृश्यता की उपाधि लो, जिसमें बताया गया था विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 में लोक नियोजन की समानता, 16 में है, 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति और 18 में उपाधियों का अंत। सीधा सीधा बेसिक मॉडल पे इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात कर रहा है, दो संकल्पनाओं की बात आ रही थी। वहीं आर्टिकल 15 में भेदभाव नहीं करने की बात कर रहा है कि भेदभाव नहीं होगा, लेकिन 5 आधार होंगे, केवल इन 5 आधारों पर नहीं हो सकता, बाकी किसी भी आधार पर हो सकता है। ठीक है ना, 5 आधारों में कौन कौन से होंगे? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 16 में क्या कहा जा रहा है? लोक नियोजन की समानता देने की बात कर रहा है आर्टिकल 16 की लोक नियोजन की क्या होगी? समानता होगी। इक्वलिटी ऑफ पब्लिक प्लानिंग्स की बात कर रहा है, या फिर हम कहें तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। लोक पदों में अवसर की समानता देने की बात कर रहा है, लेकिन समानता देते समय समानता के लिए यहाँ पर आधार कितने हैं? वही 5 आधार लिए गए थे, 7 आधार लिए गए थे। बताया था आपको कौन कौन से हैं 7 आधार? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव। इन सभी आधारों पर, है ना, आप क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति अपात्र नहीं होगा, लेकिन राज्य चाहे तो निवास के आधार पर क्या कर सकता है? विभेद कर सकता है। साथ ही बोला गया आर्टिकल 16 क्लोज 4 में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि पर अगर कोई वर्ग पिछड़ा है तो ऐसे में उसके लिए भी विशेष उपबंध किया जाएगा, लेकिन बशर्ते वर्ग पिछड़ा होना चाहिए, पर्याप्त प्रतिनिधित्व किसी पद पर नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। पदोन्नति में आरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे पिछड़ेपन से संबंधित जो कुछ मामले हैं उन पे भी हमने बात की थी, जिसमें काका कालेलकर आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग मामला 1953, मंडल आयोग मामला 1979 की बात कर रहा है, 1979 की बात कर रहा है। मंडल आयोग भी के नाम से भी जाना जा रहा है, जबकि मंडल आयोग मामला कहा जाता है इंदिरा साहनीवाद को। ठीक है दोस्तों, वहीं आर्टिकल नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 17 में बोला जा रहा है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है, एट्रोसिटी की बात की जा रही है, उसकी समाप्ति करने की बात कर रहा है। आत्यांतिक है, जिसका कोई परंतु नहीं है, तुरंत प्रभाव से लागू होगा। यह एक संज्ञेय व अजमानतीय अपराध होगा। याद रखिएगा दोस्तों, संज्ञेय होगा, अजमानतीय अपराध होगा। संज्ञेय व अजमानतीय अपराध होगा आर्टिकल 17। और इसी राइट्स की भावनाओं को देखते हुए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। वहीं पे इसका नाम बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1979 में, जबकि SC/ST एक्ट आ रहा था 1989 में, जिसमें मार्च 2018 में संशोधन भी हुआ है। और लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियां नहीं दी जाए, और उपाधियां नहीं देने की भावनाओं को यहाँ पे रखा गया, केवल शिक्षा और सेना में उपाधि दी जाए। किसी भी क्षेत्र में उपाधि लेने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होगी। साथ ही यहाँ पे ध्यान रख लेना, उपाधियों का अंत करने के बावजूद 1954 में कुछ पुरस्कार यहाँ पे प्रारंभ किए गए थे। पुरस्कारों में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, जिसे 1970 में बंद किया गया था, 80 में इनको वापस से शुरू किया गया था। तो ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक था, समानता का अधिकार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।